बताओ मोशन इन 1D में क्या क्या देखा था। अनम्यूट करके बताओ या हैंड रेज कर लो जिनको बताना है, कुछ भी चीज जो भी याद है मोशन इन 1D का। कोई बताएगा मोशन इन 1D में हम क्या देख रहे थे अब तक। देखो हमने क्या देखा था सबसे पहले, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया था, फिर कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन किया था, फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया था कि डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इन दोनों के बेसिस पे हमने वेलोसिटी और स्पीड को डिफाइन किया था। स्पीड वाज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी वाज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर स्पीड में भी दो थे, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड क्या था, जब आपको समय की वैल्यू यानी टाइम की वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू हो तो उसको हम बोल रहे थे कि इट इज सम फाइनाइट वैल्यू ऑफ टाइम, और उसको हमने बोला था एवरेज स्पीड। और अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फाइंड आउट कर रहे थे तो हमने बोला कि इट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। वैसे ही वेलोसिटी में हमने देखा था कि एवरेज वेलोसिटी करके एक चीज होती है जब फाइनाइट टाइम हो डेल्टा टी, अगर डी टी हो यानी वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम यानी कि डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो, तो हम बोल रहे थे कि इट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हमने बोला एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बोला कि दिस इज एक्सेलरेशन। फिर उसके अलावा क्या बच गया बताओ, फिर क्या क्या देखा था, पायल बताओ। फिर हमने देखा था, बताएगा कोई बच्चा, एक्सेलरेशन के बाद क्या देखा था, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन ऑफ मोशन देखी। फर्स्ट थी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड वन वाज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड वन क्या थी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो ये तीन इक्वेशन देखी। फिर हमने देखा कि अगर हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो, फ्री फॉल, फ्री फॉल अगर हो रहा है तो वहां पे दो कंडीशंस थे, एक था कि इट वैक्यूम चैम्बर में, दूसरा था एटमॉस्फेयर में। तो जो एटमॉस्फेयर वाला केस था वो हमने नेग्लेक्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि वहां पे एयर ड्रैग होगा और वो हमने नेग्लेक्ट कर रखा था, तो दैट वाज नॉट अ केस ऑफ फ्री फॉल। पर अगर फ्री फॉल हो रहा है तो देर इज एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि वो वैक्यूम में हो रहा है। और फ्री फॉल का मतलब देखा था कि मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन दैट इज ओनली एक्टेड अपॉन बाय ग्रेविटी फोर्स, यानी कि केवल और केवल ग्रेविटी अगर एक्ट कर रही है तो बोलेंगे कि मोशन इन 1D है और फ्री फॉल का केस है। तो सिर्फ ग्रेविटी, इनिशियली आपने कुछ वेलोसिटी दी वर्टिकल डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट मूव गया और सिर्फ इट वाज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो ये था मोशन अंडर ग्रेविटी या फिर फ्री फॉल। अब मैंने आपको ये बोला था कि बेटा ये ध्यान रखो कि फ्री फॉल का ही एक स्पेशल केस आएगा जिसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वो हम आज पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। पहले हम लोग अभी 1D में थे, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन का लॉन्ग मोशन हो रहा था उसी पे तीनों इक्वेशंस लगा रहे थे। अब देखो मोशन इन 2D का मतलब क्या है। 2D समझ आ रहा है, मोशन इन टू डायमेंशंस, कि दो डायमेंशंस रिक्वायर्ड होंगी सर, दो एक्सिस रिक्वायर्ड होंगी, या फिर इसी को बोलते हैं प्लेनर मोशन। प्लेनर मोशन क्यों, क्योंकि इट इज एक्टिंग इन द प्लेन, प्लेन ऑफ पेपर बोल लो, प्लेन ऑफ डिस्प्ले बोल लो, है ना। टू एक्सिस, इफ टू एक्सिस आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन अ मोशन, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं मोशन इन 2D या फिर प्लेनर मोशन। तो देखो ये दो बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे फुटबॉल, तो इन इस फुटबॉल के मोशन को डिफाइन करने के लिए मुझे कम से कम दो एक्सिस की जरूरत होगी, कम से कम दो इंडिपेंडेंट एक्सिस रिक्वायर्ड होंगे। एक तो मान लो एक्स एक्सिस बोल दिया, दूसरा वाई एक्सिस बोल दिया। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या, कि दे आर म्यूचुअली एट 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण उनमें होना चाहिए, तभी वो दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट बोले जाते हैं। तो एक्स एंड वाई एक्सिस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और ये दो बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। नाउ वी वांट टू डिफाइन द मोशन ऑफ दिस बॉल, जिस बॉल से ये खेल रहे हैं हमें इस बॉल का मोशन स्टडी करना है, हमें इस मोशन को डिफाइन करना है। तो इसके लिए वी नीड एटलीस्ट टू एक्सिस, हमें दो एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी। और वो दो एक्सिस कौन से होंगे, कोई भी दो एक्सिस हो सकते हैं रेंडमली, पर अभी के सिचुएशन के हिसाब से हमने क्या किया, एक एक्स एक्सिस मान लिया और दूसरा मान लिया वाई एक्सिस। तो ये दो एक्सिस हम लोगों को मिल गए। अब प्लेनर क्यों बोला, क्योंकि देखो एरिया शेडेड बाय टू एक्सिस, दो एक्सिस हैं, उनके बीच का जो भी एरिया होगा वो क्या एक प्लेन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। भाई एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट करने वाला है ये ग्रीन कलर का एरिया, जो मैंने ग्रीन कलर का एरिया शेड कर दिया, यही एरिया रिप्रेजेंट करेगा
एक्स वाई प्लेन को, यानी कि एरिया शेडेड बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये एरिया आ गया, ये प्लेन है क्योंकि एक्स वाई प्लेन, इसीलिए हमने इस मोशन को बोला प्लेनर मोशन। ठीक, और ये 2D में था, तो ये बात हमें समझ आती है। अब एक बात ये भी है कि मान लो मैं बोलता हूँ बेटा कि ड्यूरिंग दिस मोशन ये बॉल ऐसे उछल के गया यहाँ तक, ठीक है, फॉरवर्ड मोशन हम लोग देख रहे हैं, बॉय 1 से लेके 2 तक गया, तो जब 1 ने इसको किक किया तो ये दूसरे की तरफ जा रहा है, तो उस टाइम पे मैं इसका मोशन देख रहा हूँ बॉल का। अब जो ये पाथ था, जिस पाथ के अलोंग गया, वो मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया ये यहाँ पे, ठीक। अब मैं इस पाथ के अलोंग आपको कुछ कुछ पॉइंट्स लेके दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि नीचे वाला एक्स एक्सिस है, ठीक है जी, इस पे 1 2 3 4 5 6 एक्स के अलोंग पैरामीटर्स मिले, 1 2 3 4, वाई के अलोंग 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब मैं इस पाथ को डिफाइन कर रहा हूं, मैं बोलता हूं कि एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट को ये ले लेता हूं, तीसरा पॉइंट ये ले लेता हूं। तो ईच पॉइंट ऑन दिस ग्राफ, ईच पॉइंट ऑन दिस पाथ नीड्स एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट। कौन से कोऑर्डिनेट? जो इंडिपेंडेंट एक्सिस के अलोंग वो उसका क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन मिलेगा जहां भी, तो वही उसके कोऑर्डिनेट होंगे। मान लो मैं बोलता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली 2 है ना, एक्स के ऊपर 2 और वाई के ऊपर मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 1। पहला पॉइंट है 2 1, दूसरा बोलेंगे कि 3 है एक्स पे और लगभग 2 है, तो ये मान लो आप, ये 2 के बराबर मान लो, ऐसे एग्जैक्टली नहीं है, हमने रफली ड्रॉ किया है। तो थर्ड पॉइंट, एक्स जब 4 था तो वाई क्या था, 2 था सर, ठीक है। एक्स जब 5 था तो वाई क्या था, 1 था। तो हर एक पॉइंट को डिफाइन करने के लिए आई रिक्वायर एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट्स अलोंग 2 इंडिपेंडेंट एक्सिस, और उन 2 इंडिपेंडेंट एक्सिस के बीच का जो शेडेड एरिया होगा वही होगा एक प्लेन। तो हमारे पर्टिकुलर केस में वो 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इन दोनों के बीच का जो शेडेड एरिया है उसी को बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। हेंस वी कॉल दिस मोशन एज प्लेनर मोशन। तो ये हो गई मोटी मोटी बातें अब तक की। अब तक हमने पढ़ा था मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, क्यों? या तो हम पढ़ रहे थे ऐसे सीधी रेखा एक्स के अलोंग पढ़ रहे थे, ठीक है जी। फिर हमने पढ़ा था फ्री फॉल, तो फ्री फॉल भी वर्टिकली एक्सिस पे था, यानी कि वो केवल वर्टिकल पे था, तो वो था 1D। अब उसी को आपने एक डायमेंशन और ऐड कर दिया, 2D। अब 2D के अंदर एक स्पेशल केस होगा जिसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? आप लोगों ने सबने प्रोजेक्टर देखा है? प्रोजेक्टर देखा है सब लोगों ने? यस सर। भाई प्रोजेक्टर से आगे जाके ऐसे स्क्रीन के ऊपर इमेज बनती है ना कुछ, यस सर। तो ये जो स्क्रीन है आपकी, स्क्रीन के ऊपर इमेज बनी, तो यहाँ पे कुछ इमेज थी उसके डिस्प्ले पे, उसने प्रोजेक्ट कर दी, प्रोजेक्टर ने डिस्प्ले पे वो इमेज, तो वो आपको दिखी यहाँ पे बनती हुई। तो इसका मतलब क्या था कि हमने इमेज बनाई, प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ, फेंकी, उस इमेज को फेंका गया। तो इस प्रोजेक्टर से आपको याद रहेगा कि प्रोजेक्ट किया गया, प्रोजेक्ट का मतलब यही होता है कि आपने प्रतिबिंब बनाया या उसको फेंका, ठीक है जी। अब इसी से डिराइव्ड वर्ड है प्रोजेक्टाइल, कि किसी चीज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं या थ्रो कर रहे हैं, उसी का मोशन स्टडी करोगे तो प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्ट करना एक ऑपरेशन है, और प्रोजेक्टाइल क्या है, जिस चीज को फेंका गया उसी को प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। उस प्रोजेक्टाइल का, उस ऑब्जेक्ट का जिसको फेंका गया, उसी का अगर मोशन स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब एक चीज इसमें याद रखने लायक है, ये याद रख लो कि पैराबोलिक शेप होगा, जो भी इसका पाथ होएगा वो पैराबोलिक पाथ होने वाला है, ठीक है बेटा। अब देखो कैसे होगा, ये बच्चा है, ये इस बॉल को किक करेगा, है ना, ये इसको लात मारेगा, तो इनिशियली आप इस बॉल को क्या दोगे, एक पुश दोगे, है ना, विद द हेल्प ऑफ हिज शूज, शूज के वहां से उसको लात मारेगा, तो उस पॉइंट से इसको बॉल को एक पुश मिलने वाला है, और टू बी पर्टिकुलर हम बोले तो एक इम्पल्स मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि ए फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज इम्पल्स। तो आपने एक इम्पल्सिव फोर्स इसको बॉल को दे दिया, या फोर्स कुछ भी हो, दैट इज नॉट ए इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अभी हम सिर्फ काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हैं, डायनेमिक्स में जाएंगे तो फोर्सेस की बात भी आएगी। तो अभी हम सिर्फ काइनेमेटिक पैरामीटर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो फोर्स का यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, बट फिर भी बोल रहे हैं कि फोर्स देने का कुछ ना कुछ तो तरीका रहेगा, तो हमने फोर्स दिया। तो जैसे ये इसको किक करेगा तो ये बॉल क्या करेगी, दिस बॉल विल ट्राई विद टू स्टार्ट, या फिर विल ट्राई टू फ्लाई विद सम वेलोसिटी। उसको बोल दिया कि यू वेलोसिटी है, इनिशियली को यू ले रहे थे, अब तक तो यहाँ भी यू ही ले लेते हैं, कि सर जैसे ही आपने किक कराया
तो u वेलोसिटी से ये बॉल उड़ेगी। तो अब u वेलोसिटी से बॉल उड़ने वाली है, एक एंगल भी रहेगा जिससे बॉल उड़ेगी, है ना। तो डिफाइन, एक वेक्टर को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, एक चाहिए हमें एंगल और दूसरा चाहिए मैग्नीट्यूड। तो हमने वेलोसिटी डिफाइन करनी है बॉल की, तो वी से कि हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल यही होता है ना, हॉरिजॉन्टल जो लेटा हुआ है, जो लेटी हुई एक्सिस है, यानी कि पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। मान लो ये नीचे वाला अर्थ मान ले, तो इसके पैरेलल जो लाइन होगी उसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है क्या, इनिशियल वेलोसिटी जो बॉल को मिलने वाली है जस्ट आफ्टर किकिंग। ठीक है, अब ये बॉल जैसे ही आप इसको किक करोगे तो ये उड़ेगी। ठीक है, ऐसा कुछ उड़ेगी, ये उड़ के ऐसे जाएगी और फिर से ग्राउंड के ऊपर गिर जाएगी। ठीक है जी। अब ड्यूरिंग दिस फ्लाइट एक चीज आपको इंपॉर्टेंट और मिलने वाली है जिसको मैं बोलता हूँ कि मैक्सिमम हाइट। कोई तो ऐसी ऊंचाई रहेगी जहां पे ये मैक्सिमम अटेन करेगी, मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी। हम लोग खेल भी तो खेलते थे बचपन में कि कौन कितना ऊंचा फेंकेगा बॉल को, तो वो बॉल भी एक प्रोजेक्टाइल में जाती थी और उसकी कोई मैक्सिमम हाइट रहती थी। तो ड्यूरिंग दिस मोशन, ड्यूरिंग दिस ग्रीन कलर का जो पाथ ये ट्रैवर्स करेगी, इस पाथ पे कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे इसकी ऊंचाई मैक्सिमम होगी। उस पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया और बोल दिया कि दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट या फिर एच मैक्स। मैक्सिमम हाइट का पॉइंट लिखा और एच मैक्स से डिनोट कर दिया। एक चीज ये हो गई। एक चीज ये हुई कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर तक ये बॉल चली गई, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर तक ये बॉल चली गई, यानी जहां से आपने किक किया और जहां पे उड़ने के बाद दोबारा लैंड करी, उन दोनों पॉइंट की दूरी हॉरिजॉन्टल के अलोंग, उसको मैं बोलता हूँ हॉरिजॉन्टल रेंज या फिर आर। कुछ नहीं है, जहां से उड़ी और जहां पे लैंड की उसके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसको मैंने बोल दिया हॉरिजॉन्टल रेंज, और इसको जनरली बुक्स में आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप जिस मर्जी से रिप्रेजेंट कर लो, बट बुक वाले इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चार चीजें मुझे मिल गई, और एक इंपॉर्टेंट चीज और होगी जिसको बोलते हैं टी, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट। उड़ान का समय, जितनी देर ये हवा में रहेगी, टाइम ऑफ। अब देखो मैंने एक वर्ड यूज कर दिया, ढीले ढाले शब्द जब हम फिजिक्स में यूज करते हैं तो ऐसे गलतियां होती हैं। मैंने एक गलत यूज किया वर्ड कि जितना देर ये हवा में रहेगी। क्या प्रोजेक्टाइल मोशन हम हवा में पढ़ रहे हैं? सर जितना टाइम इसको वहां पर पहुंचने में लगेगा पॉइंट पे। नहीं 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 नहीं, सोचो थोड़ा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या हवा में हो रहा है क्या प्रोजेक्टाइल मोशन? नो सर। वैक्यूम में हो रहा नहीं। है ना। आइडियली आइडियली वी आर स्टडिंग कि ये वैक्यूम में रहेगा, बट हम लोग अजम्पशन ले लेते हैं कि यार जो एयर है ना उसका इफेक्ट हम नेग्लेक्ट करेंगे। क्योंकि देखो हम लोगों ने इक्वेशंस पढ़ी थी, अब इसमें एयर ड्रैग का कहीं बात आई, एयर की फ्रिक्शन की या एयर के ड्रैग की? नहीं आई ना। ऐसे ही दो इक्वेशन और हैं ऐसी क्वेश्चन, उनमें भी एयर ड्रैग की कोई बात नहीं थी। तो जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे वो भी इन्हीं तीन इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड है। तो हम बात करेंगे कि ये वैक्यूम में हो रहा है, वैक्यूम में होगा, सारे के सारे कैलकुलेशन वैक्यूम के हिसाब से डिराइव्ड है, सारे के सारे इक्वेशंस वैक्यूम के हिसाब से डिराइव्ड है। बट फिर भी क्वेश्चंस में आपको मिलेगा ए बॉल इज किक्ड इन एयर व्हेन इट वाज इन एयर व्हेन इट इज फ्लाइंग इन द एयर। तो वहां पे आप लोग अज्यूम करोगे कि वैक्यूम की बात हो रही है, वी आर नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन ड्यू टू एयर या फिर एयर ड्रैग को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर अच्छे से डिफाइन करना हो कि कितनी देर ये ग्राउंड से ऊपर थी, है ना। ग्राउंड ग्राउंड लेवल ये है, ग्राउंड लेवल को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं ना, ऐसे उल्टा ट्रायंगल करके। तो ये ग्राउंड लेवल है ना, ग्राउंड लेवल से कितना, कितनी देर ऊपर थी, है ना। ग्राउंड लेवल पे नहीं थी, ग्राउंड लेवल से कुछ ज्यादा हाइट थी इसकी, उस उतने टाइम को मैं बोल दूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये वही पॉइंट है जितनी देर ये उड़ती रही, स्टार्टिंग से उड़ी और उड़ के दोबारा पॉइंट, एक पॉइंट मान लो मैं ओ से स्टार्ट हुई, टॉप मोस्ट पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। तो जब ये ओ से स्टार्ट हुई उस टाइम का काउंटिंग स्टार्ट कर दो स्टॉप वॉच पे टाइम की, और जब ये बी पे जाके गिरी धड़ाम से उस जगह पे स्टॉप वॉच को रोक दो। तो इन दोनों के बीच के समय को ही मैं बोलूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब आपको यहाँ पांच चीजें मिल गई। एक तो इनिशियल वेलोसिटी जिसको मैंने बोला यू, इसको बोलते हैं लॉन्च वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन या फिर लॉन्च वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से लॉन्च कर रहे हो। एंगल थीटा मिला जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या फिर लॉन्च एंगल। तीसरी चीज मिली हाइट मैक्स, यानी कि कितनी मैक्सिमम हाइट उसने ड्यूरिंग दिस मोशन अटेन करी। उसके बाद आपको चौथी चीज मिली कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना वो मूव कर गई,
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के, हॉरिजॉन्टल के अलोंग कितना उसका डिस्प्लेसमेंट है बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट ओ एंड फाइनल पॉइंट बी, उसको मैंने बोला हॉरिजॉन्टल रेंज, और आर आर से रिप्रेजेंट किया। और पांचवी चीज मिली टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि कितनी देर वो उड़ान में रही, हाउ फॉर हाउ मच टाइम इट इज इन द फ्लाइट। तो ये आपको पांच चीजें मिल गई। अब इन पांच चीजों के बेसिस पे हम लोग स्टडी करेंगे, इक्वेशंस डिराइव करेंगे, और इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हमें मिलती है उन सबको सॉल्व करेंगे। और ऑब्वियसली जो एग्जाम में हमें इक्वेशंस मिलती है, एग्जाम में जो भी हमें मिलता है इसके रिलेटेड क्वेश्चंस, तो उनको सोल्व करने का तरीका निकालेंगे। तो ये हमारा एजेंडा है मोशन इन 2D का और प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने का। ठीक है, और अभी देखते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी। जो मैंने आपको पांच चीजें बताई, इन्हीं को एक एक करके इनकी अंग्रेजी पढ़ लेते हैं कि इंग्लिश में इनको कैसे लिखते हैं। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन और प्रोजेक्टेड इनटू द एयर। एयर का मतलब है कि भैया खाली स्पेस में ना, खाली स्पेस मतलब वैक्यूम में होगा, एयर काट दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू ओनली द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, खाली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगना चाहिए। जैसे हमारा लग रहा था फ्री फॉल में, वैसे ही यहाँ पे लग रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 2D मोशन में। तो 2D मोशन में अगर ग्रेविटी लग रहा है तो उसको बोल देते प्रोजेक्टाइल। अगर 1D मोशन में स्ट्रेट लाइन में बात कर रहे थे तो खाली वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रहा था, उसको हमने बोला फ्री फॉल, यानी कि इट वाज एक्टिंग ओनली, एक्टेड अपॉन ओनली बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहाँ पे it is only acted by the upon by the acceleration due to gravity, but we are considering 2 axis यानी 2D मोशन है। तो उसी फ्री फॉल का बड़ा बड़ा भाई आ गया, उसको बोला कि प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है जी। अब इसमें जो पांच चीजें मैंने आपको बताई, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जिस वेलोसिटी से इसको फेंका जाए या प्रोजेक्ट किया जाए। लॉन्च एंगल, जिस एंगल से प्रोजेक्ट किया जाए, बस इसको आप ध्यान रखो कि हम इसको हॉरिजॉन्टल के साथ लेते हैं। तीसरी चीज आई हॉरिजॉन्टल रेंज, कि कितना वो दूरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग इसने तय कर ली, उसको बोल दिया हॉरिजॉन्टल रेंज बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट ओ एंड फाइनल पॉइंट बी, ये हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट, अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट बाय द प्रोजेक्टाइल इन एयर इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट, जितना वो अपने फ्लाइट में जितना उसने टाइम बिताया उसी को बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। और मैक्सिमम हाइट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जब जीरो हो जाए, जब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाए, इस चीज को देखेंगे अगले स्लाइड पे। तो इन पांचों चीजों में आपको थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी अब आने लगी होगी। अब बढ़ते आगे, फिर पूछेंगे आप लोगों के डाउट। ठीक है, अब देखो ऊपर इसमें आपको एक एनिमेशन चलता हुआ दिख रहा होगा, ब्लू कलर का एक बॉल इमेजिन कर लो, या पार्टिकल इमेजिन कर लो, या रिजिड बॉडी इमेजिन कर लो। तो वी आर स्टडिंग द मोशन ऑफ दिस पार्टिकल, रिजिड बॉडी और बॉल, है ना। जो आपको उपयुक्त लगे उस तरीके का आप इमेजिनेशन कर सकते हो। तो आप हम इस स्टडी कर रहे हैं। अब देखो दो एक्सिस हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको मैंने बोला एक्स एक्सिस, और एक वर्टिकल है जिसको बोला वाई एक्सिस। इसलिए ये 2D मोशन है। ठीक, अब केवल बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल हमने डिफाइन किया कि ओनली द ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन अ प्रोजेक्टाइल इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही खाली एक ऐसा एकमात्र फोर्स होगा जो एक प्रोजेक्टाइल पे लगने वाला है। तो बेटा अगर मैं अगर मैं बोलूं कि पॉजिटिव वाई एक्सिस इज अवर पॉजिटिव, है ना, साइन कन्वेंशन हम इस तरीके से लगाएं कि वर्टिकली अपवर्ड्स जिसको हम एज्यूम कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में जो पॉइंटिंग वेक्टर है उसको अगर मैं पॉजिटिव दिशा मान लूं, यानी वर्टिकली अपवर्ड इज पॉजिटिव, तो वर्टिकली डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। अगर ऊपर जाते हुए क्रम को आपने बोला है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो नीचे गिरते हुए घटते हुए क्रम को हम बोलेंगे कि वी आर मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। तो अब हम थ्रू आउट दिस अनलेस स्पेसिफाइड हम लोग एज्यूम करेंगे कि वर्टिकली अपवर्ड्स इज पॉजिटिव। तो अब देखो ड्यूरिंग दिस स्टडी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे ही लगता है भाई, न्यूटन साहब ने गिरते हुए देखा था ना बॉल को, बॉल तो नीचे गिरी थी। अब जो चीज नीचे गिरेगी तो उसकी डायरेक्शन ऑब्वियसली नीचे है, उस पर फोर्स नीचे लग रहा है। तो दैट्स वाई हम लोगों के जनरल ऑब्जर्वेशन से हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की दिशा में लगता है। इसलिए हम थ्रू आउट द चैप्टर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको बोलेंगे कि सर ये वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वर्टिकल प्लेन में डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। वर्टिकल प्लेन मतलब वाई डायरेक्शन, ए वाई, और डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव, तो माइनस जी यूज करेंगे। तो ये हमारा एक मिलेगा आपको थ्रू आउट द चैप्टर, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। ठीक है बेटा।
और इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है, तो कोई डायरेक्शन में किसी भी इसके अलावा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अलावा ना ही किसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, ना ही किसी डायरेक्शन में फोर्स होगा, ना ही किसी डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी क्यों नहीं होगा? कोई पूछेगा सर चेंज इन वेलोसिटी क्यों नहीं होगा? क्योंकि फॉर चेंज इन वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ इनर्शिया को चेंज करने के लिए वी रिक्वायर्ड अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। तो अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अगर लगेगा तो ही उसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं। तो पहली बात ये हुई कि सर पहला स्टेट तो हो सकता है स्टेट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्टेट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सॉरी, स्टेट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा हो सकता है स्टेट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो आप स्टेट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट को इस तरीके से बोलोगे कि सर जो रुकी हुई चीजें हैं वो रुके ही रहना पसंद करती है ना, जो सोए हुए बच्चे हैं वो सोए ही रहना पसंद करते हैं, और जो चलती हुई चीजें हैं वो चलते ही रहना पसंद करती हैं, यानी कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ते ही रहना पसंद करते हैं। तो दिस मीन्स कि अगर आपको किसी रुकी हुई ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो आपको उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। टू चेंज द स्टेट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट वी रिक्वायर सम अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। अब अनबैलेंस्ड क्या हुआ? जिसके काउंटर एक्टिंग कोई फोर्स ना हो। ये सब चीजें मैं बता चुका आपको M1D में, ठीक है। अगर इन सब में डाउट हो तो हैंड रेज करके तुरंत पूछ लो, तभी मजा आएगा डेफिनेशन का, इंग्लिश का, है ना, क्वेश्चन अच्छे से तब समझ आएंगे। तो अगर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा तो हम रुकी हुई चीज को मूव करा सकते हैं, और अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स ही एक्ट करेगा तब यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि इफ समथिंग इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उसकी वेलोसिटी को चेंज करना है तो भी आपको अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ये आप सब जानते होंगे, एक बार पढ़ चुके आप। तो F इक्वल्स टू ma, तो उससे आपको पता चलेगा कि टू अप्लाई सम फोर्स, उसके साथ साथ देयर इज एन अकम्पनिंग एक्सेलरेशन। तो फोर्स के साथ आपको एक्सेलरेशन भी मिलने वाला है, या फिर किसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो देयर इज सम फोर्स एक्टिंग, जैसे कि फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, दैट्स व्हाई वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में -g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रेजेंट है। तो सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है, किसी डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा, कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हमारा हो गया प्रोजेक्टाइल का खेल। अब देखो, आपको 3-4 अलग अलग पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इनिशियली पॉइंट ओ था, पॉइंट ओ था, वहां पे मैंने आपको बोला कि प्रोजेक्टाइल पे केवल और केवल एक वेलोसिटी लगेगी, जिससे आपने प्रोजेक्ट किया, उसको बोल दिया वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू। तो ये यू वेलोसिटी लग रही थी, उस वेलोसिटी को अगर मैं एंगल की क्या था जी, एंगल था थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल था थीटा, ये थीटा एंगल था। अब मैं आपको इस वेलोसिटी के अगर कंपोनेंट या रिजोल्व करना चाहूं वेक्टर को, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इफ आई वांट टू रिजोल्व दिस अलोंग टू एक्सिस, पहला एक्सिस हो गया हॉरिजॉन्टल और दूसरा हो गया वर्टिकल। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग अगर मैं इस वेलोसिटी को, हॉरिजॉन्टल तो एक्स एक्सिस था बेटा, वर्टिकल हो गया ये वाई एक्सिस, तो इफ आई वांट टू रिजोल्व दिस वेलोसिटी, ये थीटा मुझे पता है कि ये थीटा है, तो अब इस वेलोसिटी वेक्टर को मैं अगर रिजोल्व करना चाहूँ, वेलोसिटी कौन सा था जी, ये था यू। अब इस यू वेक्टर को मैं रिजोल्व करना चाहूँ अलोंग टू वर्टिकल, अलोंग द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, तो मुझे पता है कि आई कैन डू इट लाइक दिस। ये हो गया एक ये हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की भी याद आ गई होगी कि अपोजिट ऑर्डर में आप क्लोज करोगे तो अपोजिट ऑर्डर वाला आपको रिजल्टेंट देगा गिवन टू वेक्टर्स का। तो इस हिसाब से रिजोल्व करो। थीटा के सामने वाला एंगल, थीटा के जस्ट सामने वाला एंगल कौन सा होता है? साइन थीटा कंपोनेंट है ना जी, यू साइन थीटा। और थीटा के जस्ट एडजेसेंट वाला यू कोस थीटा कंपोनेंट। तो अब एक बात ये याद रखो कि आपको किसी भी पॉइंट पे आपको ये मिलने वाला है, वर्टिकल कंपोनेंट इसका मिलेगा साइन थीटा के साथ और हॉरिजॉन्टल मिलेगा कोस थीटा के साथ। तो यही कहानी मैंने यहाँ पे कर दी। देखो यू एक्स लिखा, दैट इज एक्स कंपोनेंट, उसको बोल दिया यू कोस थीटा। क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में लग रहा था हॉरिजॉन्टल के अलोंग। क्यों भाई? ऐसे ये रिजोल्व किया इस तरीके से। और वाई के साथ जब बात करा कि वी आर टॉकिंग इन वाई डायरेक्शन यू वाई, तो यू वाई में हमने देखा कि इट विल बी अलोंग द साइन कंपोनेंट, तो यू साइन थीटा आपको मिल गया। तो इनिशियल पॉइंट पे हम बात कर रहे थे कि यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, यू एंगल बना रही थी थीटा, तो उसके हिसाब से आपने दो अलग अलग एक्सिस के लोग उसको डिवाइड किया, हॉरिजॉन्टल के साथ आया यू कोस थीटा और वर्टिकल के साथ आया यू साइन थीटा। तो पहले पॉइंट पे ये बात होगी, पॉइंट ओ पे। फिर हम आगे बढ़े, सेकेंड पॉइंट आपने देखा ए। पॉइंट ए वो पॉइंट है जहां पे इस प्रोजेक्टाइल की हाइट जो है वो मैक्सिमम है, यानी ये वो पॉइंट है जहां पे हाइट
मैक्सिमम है। अब हाइट मैक्सिमम वाला पॉइंट के बारे में एक खास बात ये होती है कि एट दिस पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, यानी वर्टिकल मतलब कौन सा था, साइन कंपोनेंट वाला, ये वाला कंपोनेंट हो जाता है जीरो। क्यों? क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो मैक्सिमम हाइट तो तब आएगी ना कि इस पॉइंट से और ऊपर ये नहीं जा सकता, तभी तो बोलेंगे कि दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो हमने बोल दिया कि दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, उससे ऊपर वो जा नहीं सकता, ऊपर नहीं जा सकता मतलब वेलोसिटी कंपोनेंट खत्म, देयर इज नो वेलोसिटी कंपोनेंट बियॉन्ड दिस पॉइंट। तो जब मैक्सिमम हाइट पे होगा तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी जीरो होने वाली है। तो इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे मैं बोल सकता हूं कि देयर विल नॉट बी एनी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। वो धीरे धीरे, इनिशियली यू साइन थीटा था, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था माइनस जी। इस जी ने क्या किया, उसको धीरे धीरे स्लो डाउन कर दिया, एक पॉइंट ऐसा आया कि वेलोसिटी जीरो हो गई, उसके बाद का मोशन वो नीचे गिरते हुए पूरा करेगा, ना कि ऊपर जाते हुए। तो ये हम सेफली बोल सकते हैं कि एट पॉइंट ए दिस वेलोसिटी कंपोनेंट इज गोइंग टू बी जीरो, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, फिर आते हैं पॉइंट बी पर। पॉइंट बी की कहानी कुछ इस प्रकार रहेगी कि सर गिरते गिरते क्या हुआ कि अब जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो तो हो गया नेगेटिव, माइनस ऑफ यू साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल रहा यू कोस थीटा। अब इस तीनों पॉइंट पे एक चीज आप और नोट करो कि पॉइंट ए, ओ, ए और बी, तीनों के तीनों पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या है, देखो यू एक्सिस क्या है भाई, यूएक्स, यूएक्स तो वही रहा है थ्रू आउट, यूएक्स कोस थीटा, यूएक्स कोस, यू कोस थीटा, यू कोस थीटा, यू कोस थीटा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म मोशन हो गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कह लो, क्योंकि देयर इज नो एक्सेलरेशन, नो फोर्स, कुछ भी नहीं था। तो दिस मींस कि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी नहीं है, फोर्स भी नहीं है, तो चेंज इन वेलोसिटी भी नहीं होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा था, इसलिए पॉइंट ओ पे जो वेलोसिटी थी वो यू साइन थीटा थी, फिर घटकर वो पॉइंट बी, ए पे जाके हुई जीरो, और पॉइंट बी पे जाके नेगेटिव डायरेक्शन में हो गई यू साइन थीटा के बराबर। बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी एक्स डायरेक्शन के अलोंग, इस डायरेक्शन के अलोंग कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो दिस मींस पॉइंट ओ पे भी वेलोसिटी यू कोस थीटा थी, पॉइंट ए पे भी यू कोस थीटा, और पॉइंट बी पे भी यू कोस थीटा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी। अब ये कहानी हो गई सारी कंप्लीट प्रोजेक्टाइल की। अब इन सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस के बेस पे हम तीन इक्वेशन निकालेंगे। पहली इक्वेशन निकालेंगे टाइम ऑफ लाइट टी के लिए, कि टाइम ऑफ लाइट टी क्या होगा। दूसरी इक्वेशन निकालेंगे मैक्सिमम हाइट एच मैक्स के लिए, और तीसरी इक्वेशन निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज आर के लिए। ठीक है, चलो जी। अब यही वाली फिगर आपको दिख रही है, जो देखो आपको दिखाई थी पॉइंट ओ ए बी वाली, वही इस साइड आपको दिखा दिया रेफरेंस के लिए। अब इसके ऊपर आप देखो, आई विल बी यूजिंग फर्स्ट ये s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नाम की इक्वेशन में यूज करूंगा बिटवीन पॉइंट ओ एंड पॉइंट बी। पॉइंट ओ और पॉइंट बी के बीच में मैं यूज कर रहा हूं इस इक्वेशन को। और किस डायरेक्शन में, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में, केवल और केवल वर्टिकल डायरेक्शन में बात करेंगे। तो सिर्फ हम वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन की बात कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ ना, सब सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन मोशन इज नथिंग बट अ 2D मोशन। तो आपने उसका एक वाई कंपोनेंट खाली ले लिया, और वाई कंपोनेंट में बात कर रहे हो पॉइंट ओ और पॉइंट बी के बीच में, और इक्वेशन यूज कर रहे हो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन आपको यूज करनी है। तो अब देखो, u का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी। इनिशियल पॉइंट कौन सा है भाई, पॉइंट ओ। और v का t का मतलब होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, या फिर जितना टाइम लगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। क्यों, o से b जाने का जो समय है वही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है। जब o से उड़ के b तक उड़ के गया, उस सारे समय को मैंने बोला टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के अंदर देखो, इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी u है, लेकिन हम वर्टिकल डायरेक्शन की खाली बात कर रहे हैं, तो y कंपोनेंट लोगे वेलोसिटी का, तो यू वाई वाज द इनिशियल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन। तो यू वाई, टी टाइम ऑफ फ्लाइट है तो उसको टी ले लिया भाई, कैपिटल टी बस रिप्लेस कर दिया। हाफ इंटू ए वाई, वाई डायरेक्शन में आपको बताया कि वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, और वो नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव जी डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो माइनस जी। तो ए की जगह हमने माइनस जी ले लिया, तो जी यहाँ आया और माइनस ये आ गया, और टाइम ऑफ फ्लाइट टी ही था तो उसको एज इट इज रख लिया। अब आपको इक्वेशन मिल गई ये। अब कोई बच्चा मेरे को ये बताओ कि वाई वी आर टेकिंग एस इक्वल टू जीरो, एस इक्वल टू जीरो क्यों लिया हमने, एस की वैल्यू हम लोगों ने जीरो क्यों ली, बताओ। देखो पॉइंट ओ और पॉइंट बी के बीच में बात कर रहे हैं, पॉइंट ओ और पॉइंट बी,
पॉइंट ओ और पॉइंट बी के बीच में बात कर रहे हैं, और एस वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस, क्योंकि दे आर हॉरिजॉन्टल। इसको थोड़ा और रिफाइन करके कोई बताएगा? देखो आपको मैं बताऊं, पॉइंट ओ पे हाइट कितनी है, अगर ये ग्राउंड है नीचे, पॉइंट ओ पे हाइट कितनी है, कितने हाइट पे है प्रोजेक्टाइल है? सर 0। जीरो। कितने बच्चे एग्री कर रहे हो कि पॉइंट ओ पे हाइट जीरो है? हैंड रेज करो एक बार। हाँ ठीक है। और पॉइंट बी पे हाइट कितनी है? सर सर 0। जीरो, है ना? तो पॉइंट ओ पे भी हाइट जीरो है और पॉइंट बी पे भी हाइट जीरो है। दिस मीन्स कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ कुछ भाई इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, अगर सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट बात करें तो कुछ हुआ उसमें? नो सर। नो सर। भाई पहले पहले भी जीरो पे थे, बाद में भी जीरो पे है, तो लौट के बुद्धू घर को आए, पहले गए कहीं घूम फिर के, फिर वापस घर पे आ गए, ग्राउंड पे आए, है ना, जमीन से उठे और जमीन पे गिर गए धड़ाम से। तो आपका हाइट जीरो था इनिशियल पॉइंट पे भी और फाइनल पॉइंट पे भी हाइट जीरो था। दिस मीन्स कि हम बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, एक्स में तो है डिस्प्लेसमेंट, बट वाई वाई की बात कर रहे हैं हम सिर्फ, तो वाई में नहीं है, क्योंकि इनिशियली भी हाइट जीरो थी, फाइनली भी जीरो थी। दैट्स वाई एस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इसको हमने जीरो पुट कर दिया। अब ये हमें एक इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद आपको मिल जाएगी इक्वेशन किसके लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि कितनी देर वो फ्लाइट में रहा, टी इक्वल्स टू 2u sin थीटा अपॉन जी। ये पहली इक्वेशन है जिसको दिल दिमाग खून में मिला देना है ना, दिल दिमाग और खून में घुसा देना है। इतने क्वेश्चन करने हैं कि ये दिल दिमाग खून में घुस जाए। अब सिमिलर तरीके से हम थोड़े अलग और पॉइंट चूज करेंगे, अलग अलग उस पर स्टडी करेंगे, तो हमें मिल जाएगी इक्वेशन मैक्सिमम हाइट के लिए। देखो जी, मैक्सिमम हाइट कहाँ पे है, पॉइंट ए पे, तो पहला पॉइंट तो ए ही हो गया, और दूसरा पॉइंट हम बोल देते हैं कि ओ से सॉल्व करेंगे इसको। पॉइंट ओ और ए से सॉल्व करेंगे तो आप इक्वेशन यूज करोगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as बिटवीन पॉइंट ओ एंड ए। तो v क्या होता है, वेलोसिटी एट फाइनल पॉइंट। अब सिर्फ वर्टिकल में बात कर रहे हैं हम लोग, वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसका तो कुछ चक्कर ही नहीं है, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो हम ये सोल्व नहीं कर सकते। बट वर्टिकल में चेंज हो रही है वेलोसिटी, तो हमने कहा कि वी वाई होती है वेलोसिटी इन वेलोसिटी एट फाइनल पॉइंट। तो वी वाई क्या है, वेलोसिटी एट फाइनल पॉइंट। ये देखो जी, फाइनल पॉइंट क्या है, बिटवीन ओ एंड ए, ओ से मोशन स्टार्ट हुआ तो ओ इज द इनिशियल पॉइंट, और ए पे खत्म हुआ तो ए इज द फाइनल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, यू वाई, और यू वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जीरो, जीरो। बिकॉज दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट के पॉइंट के ऊपर यही तो खास बात है कि इसके बाद ऊपर नहीं जाएगी। दिस मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट इज जीरो, वर्टिकल कंपोनेंट खत्म है इधर। तो उसको लिख दिया बेटा, वी वाई की वैल्यू की जगह हमने रख दिया जीरो। ठीक है, और यू वाई क्या था, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट O है, उसमें y कंपोनेंट देखो, u sin थीटा नजर आया, यस सर। है ना? तो u y की जगह u sin थीटा रखा, और u y का स्क्वायर था, इसलिए उसको स्क्वायर करने के बाद u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा मुझे मिल गया। तो ये मैंने वैल्यू रख दी। उसके बाद 2 को एज इट इज रख दिया। ए वाई तो मुझे पता ही था कि इट इज नथिंग बट माइनस जी, तो उसको माइनस जी रखा। और एस वाई डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, वो हमें कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा एच मैक्स के बराबर, क्योंकि पॉइंट ओ और पॉइंट ए के बीच में जितना वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा वही हमारा हाइट है, तो उसको एच मैक्स रख दिया। तो इन सबको सोल्व करने के बाद आपको मिलने वाला है एक पॉइंट जिसको बोलते हैं एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दूसरी इक्वेशन ये है जिसको दिल दिमाग में घुसाना है। अब ये तो हो गया वर्टिकल मोशन के बेसिस पे। अब एक बार हम नजर डाल लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या हो रहा है। देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस मैंने आपको बताया था कि तीनों के तीनों पॉइंट पे, पॉइंट ओ ले लो, चाहे ए ले लो, चाहे बी ले लो, इन तीनों के तीनों पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो है कांस्टेंट। तो इट इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। तो उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, यू कैन ऑलवेज डू वन थिंग कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये तो हमें पता है ना 1D मोशन के हिसाब से। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस निकालना है जी, उसको हमने रेंज बोला हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इस बात को ध्यान रखते हुए क्या बोलेंगे, टाइम तो क्या है, बिटवीन ओ एंड ए, तो टाइम तो हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट जी। और वेलोसिटी हमें गिवन है जो एक्स एक्सिस में है वो क्या था, साइन कंपोनेंट कोस कंपोनेंट था। तो यू एक्स
इंटू टी करो, तो यू एक्स क्या था, यू कोस थीटा, और टी क्या है, टी तो ये इक्वेशन में डिराइव की है इतनी अच्छी वाली, 2u साइन थीटा पहुंची, उस वैल्यू को पुट कर दो, सोल्व करोगे तो आपको रेंज की वैल्यू मिलेगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसी को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, और उससे आपको थर्ड इक्वेशन मिलेगी प्रोजेक्टाइल की, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। तो ये तीन इक्वेशन आपको याद रखनी है। अब किसी बच्चे को डाउट है तो पूछो कि प्रोजेक्टाइल में क्या डाउट है क्या नहीं। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। है ना, वीडियो शायद रुक गया है चार्जिंग की वजह से। हाँ, तो अब अच्छे से समझ आ गया होगा। यस सर। ठीक है, यस सर। अब यस बेटा ये, सर। अब ये तीन इक्वेशन मैं लिख दूंगा। अच्छा, एक बात हैंड रेज करूँ जिनको बहुत अच्छे से समझ आ गया कि प्रोजेक्टाइल क्या चीज है, हैंड रेज करो जिन बच्चों को अच्छे से समझ आया है कि सर अब ठीक ठाक आ गया समझ। शाबाश, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग क्वेश्चंस कर दोगे, है ना। अब ये पहला क्वेश्चन आपको मिल रहा है, एक बार आप लोग ट्राई करो, मैं आपके लिए तीनों इक्वेशन लिख देता हूँ, जैसे कुछ बच्चों को याद नहीं होगी, तो इस क्वेश्चन को आप सब अटेम्प्ट करोगे। तो हमें गिवन है एन एरो इज शॉट इनटू द एयर, एक एरो को शॉट किया गया एयर में, इट्स रेंज इज 200 मीटर, आर की वैल्यू आपको दे दी गई है, आर इज, रुको यार मेरी पेंसिल की बैटरी खत्म हो गई, आर इज 200 मीटर, ठीक है। टाइम ऑफ लाइट टी की वैल्यू भी दी गई है, दैट इज 5 सेकेंड्स, एक्सेलरेशन टू टू ग्रेविटी जी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द एरो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा रहने वाला है सेम, द ओनली कंपोनेंट दैट इज चेंजिंग इज वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है, तो बेटा वही था यू कोस थीटा, और वर्टिकल क्या था, यू साइन थीटा था। देखो जी, ट्राइंगल इमेजिन करा देते हैं आपको, दिस इज द वर्टिकल, दिस इज द हॉरिजॉन्टल, दिस इज यू कोस थीटा, क्योंकि ये कोस थीटा के जस्ट एडजेसेंट वाला था, और ये थीटा के जस्ट सामने वाला, उसको बोलते हैं साइन थीटा, और ये था यू, तो यू का ही कंपोनेंट हुआ वर्टिकल साइन कंपोनेंट, सामने वाला साइन, एडजेसेंट वाला कोस। तो आपको ये यू कोस थीटा की वैल्यू बतानी है जी, कितने बच्चे निकाल पाए, करो करो, इक्वेशंस के बिना भी हो जाएगा वैसे ही, किसी बच्चे को आइडिया लगाओ तो अभी निकालो, सब लोग एक बार ट्राई करो। एन एरो इज शॉट इनटू एयर, एयर में फेंका गया किसी एरो को, अब एयर इमेजिन कर लो कि हवा नहीं है, वैक्यूम है, या हवा है तो उसका कोई ड्रैग नहीं है। अब इट्स रेंज इज, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेंज बताएगा ना, तो वही है 200 मीटर, और टाइम ऑफ लाइट, टाइम ऑफ लाइट तो वर्टिकल में चाहे जाओ चाहे हॉरिजॉन्टल में, समय सबके लिए बराबर है, तो 5 सेकंड है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आसान कर दिया गया कि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले लो, ठीक है, मान लिया आपकी बात। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द एरो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है जी, करो सब लोग करो, जो अब नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैं यही बात मानूंगा कि देवर, वो लोग कथा सुन रहे थे इतनी देर से, कि सर कथा कह रहे हैं हम सुन लेते हैं, बट अल्टीमेट एम तो क्या है बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करना। आउट ऑफ 38 आई एम सीइंग ओनली 3 हैंड्स, जिनका हो जाए हाथ ऊपर कर लो, जिनका आंसर आ जाए हाथ ऊपर कर लो। ये ऐसी क्लास है जहाँ पे समझदार बच्चों को हाथ ऊपर करना पड़ता है, जनरली स्कूल में क्या होता है, स्कूल में वो बच्चे हाथ ऊपर करते हैं जो काम नहीं करते, यहाँ पे जो काम करते हैं वो हाथ ऊपर करते हैं।
ठीक है जी, आंसर बताओ, ए बी या सी या डी, कमेंट बॉक्स में। सी। अच्छा, सी। सी आया है। 40 मीटर पर सेकंड। कितने बच्चों का ये आंसर आया? ईमानदारी से बस वही हाथ ऊपर रखो ताकि सब लोग नीचे कर लो हाथ, जिनका ये नहीं आया। अबे क्या चक्कर है भाई, 19 बच्चे आ जाते हैं देखो एकदम से, और वहां पे हाथ ऊपर नहीं करते। मैं कौन सा पूछ रहा हूँ तुमसे? ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड। अभी इसमें बिना किसी इक्वेशन के होने वाला है ये क्वेश्चन। इनमें से चाहे कोई भी एक इक्वेशन आपको पता हो या ना पता हो, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो रहती है कांस्टेंट। देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी एक्स एक्सिस का लोग कोई भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है। तो जो पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट पे वेलोसिटी थी वही रहेगी फाइनल पॉइंट पे। स्टार्टिंग से फाइनल पहुंचने में टाइम लगा टी, जिसको बोला टाइम ऑफ फ्लाइट, और उसी की वैल्यू मुझे गिवन है, टी इज गिवन एज 5 सेकेंड्स। रेंज गिवन है जी, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना मूव किए आर, इसकी वैल्यू दी है 200। तो आपको पता है कि यार कांस्टेंट मोशन से मूव कर रहे हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और टाइम कितना है 5 सेकंड। 200 मीटर गए 5 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना गए वही तो होगी वेलोसिटी। तो मैं लिख दूं यू एक्स इज इक्वल टू आर बाई टी, खत्म। 200/5, 40 मीटर पर सेकंड। कितने बच्चों ने इस तरीके से किया है इसको? हम्म क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन है, यानी यूनिफॉर्म मोशन है, और वर्टिकल में चेंज हो रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। तो हमें तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल का ही पूछा है, रेंज भी दिया हॉरिजॉन्टल का, टाइम तो सबके लिए बराबर है चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल, तो टाइम दे दिया। पूछ भी भाई साहब रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी है लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, बता दो। तो कुछ नहीं करना भाई, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इक्वेशन ये वाली यूज होनी है, छोटू वाली इक्वेशन, आर इक्वल टू यू एक्स अपॉन टी, ये इक्वेशन। बस ये छोटा सा इक्वेशन, इक्वेशन भी क्या है, ये तो बेसिक बात है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, बस ये यूज करना था आपको, ये वाला। इसको यूज करके आप निकाल सकते हो वो आंसर। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का आई थिंक आ गया है, जिनका नहीं आया बेटा समझ लेना, ये है, डाउट आए पूछना, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करना, अगर समझने की इच्छा चाहते हो तो इस सारे को अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये करो, सब लोग करो इसको। अब इसमें ज्यादा बच्चों के आंसर चाहिए, और जिनका हो जाए वो हैंड रेज कर लेना। जिनका आंसर आ जाएगा हैंड रेज करेंगे। एक बॉल है जिसको थ्रो किया गया इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से, एंगल थीटा,
from the same point and at the same instant a person starts cycling it with a constant velocity, constant speed क्या है, v naught by 2 to catch the ball. Will the person be able to catch the ball? पहला क्वेश्चन, क्या वो उसको कैच कर पाएगा? ठीक है जी। फिर दूसरा, इफ यस, अगर हाँ तो कितना एंगल होना चाहिए प्रोजेक्शन का ताकि वो कैच कर पाए? तो अब देखो पॉइंट, एक किसी भी गिवन पॉइंट से एक बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हो वी नॉट वेलोसिटी से और थीटा प्रोजेक्शन एंगल से, उसी पॉइंट से एक साइकिलिस्ट चलता है उस बॉल को कैच करने के उद्देश्य से। कैच कब करेगा? जब वो ऊपर जाके वापस गिरेगी ग्राउंड पे, तो जहां पॉइंट बी रहेगा वहां पे वो कैच करेगा। अब आपको फाइंड आउट करना है कि क्या वो उसको कैच कर पाएगा। अगर हाँ तो आपको थीटा बताना है कि कितने थीटा पे अगर उस बॉल को फेंका जाए तो कैच कर पाएगा। जिनका आ गया चैट बॉक्स में आंसर दोगे। सर ऑप्शन ए। अरे चैट बॉक्स थोड़ी होता है, ये माइक बॉक्स है। हाँ चैट बॉक्स, चैट बॉक्स अच्छा रहता है ना, ताकि मुझे ये पता चले कि कौन कौन बच्चा आंसर कर रहा है और कितना जल्दी आंसर कर रहा है। जिसके आंसर जल्दी आते हैं उनकी ऑथेंटिसिटी रहती है कि इनका खुद का आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए आया है मैक्सिमम बच्चों का। ठीक है, देखो पॉइंट ओ ए बी, ओ पॉइंट से चला हमारा बॉल, ओ से फिर गया किसी मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे, इसको बोल दिया ए, फिर गया नीचे गिरा पॉइंट बी पे जाके। तो पॉइंट बी जो है यहाँ पे क्या है, साइकिलिस्ट कैच करेगा बॉल को। अब आपको बताना है कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी थी वी नॉट जिससे आपको आपने प्रोजेक्ट किया। नाउ यू हैव टू टेल दिस थीटा वैल्यू, कि कितने थीटा पे आप इसको प्रोजेक्ट करोगे ताकि जो साइकिलिस्ट पॉइंट ओ से चलकर पॉइंट बी पर पहुंचेगा ऐसे साइकिल चलाते हुए, तो पॉइंट बी पे आके इसको कैच कर ले। ठीक है, साइकिलिस्ट की वेलोसिटी मुझे दे दी वी नॉट बाई 2। अब ये वी नॉट बाई 2 का मतलब क्या है? देखो साइक्लिस्ट की वेलोसिटी है कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि थ्रू आउट द मोशन साइक्लिस्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यही वो प्रोजेक्टाइल मोशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है? अगर भाई प्रोजेक्टाइल भी तो कांस्टेंट से ही चल रही है ना वर्टिक इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो साइक्लिस्ट और वो दोनों एक साथ पहुंचने चाहिए, स्टार्ट भी एक साथ हुए तो पहुंचने भी एक साथ चाहिए, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट होने वाली है। तो अब मान लो ये बॉल किसी किसी स्टैंड पे इधर है, ठीक है, तो साइक्लिस्ट को जस्ट इसके नीचे यहाँ होना पड़ेगा। कभी ओ पे थी, ए पे गई, तो साइक्लिस्ट उसके जस्ट नीचे यहाँ रहेगा। फिर किसी आगे किसी और पॉइंट पे जाएगी तो साइक्लिस्ट उसके बिल्कुल नीचे रहेगा। और जब पॉइंट बी पे आ जाएंगे, ये बॉल इधर से ऐसे आएगी और साइक्लिस्ट यहाँ से, तो पॉइंट बी पे इन दोनों का मिलन हो जाएगा, यानी ये दोनों साइक्लिस्ट उसको बॉल को कैच कर लेगा। तो यही एक पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो प्रोजेक्टाइल का भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी था, जिसको मैं बोल रहा था, क्या बोल रहा था, कोस कंपोनेंट, है ना जी, कोस कंपोनेंट था हॉरिजॉन्टल में, यू कोस थीटा। और वो कांस्टेंट वैल्यू थी क्योंकि देयर इज नो एक्सेलरेशन प्रेजेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और वर्टिकल में यू साइन थीटा। तो हम केवल इसके बारे में बात करेंगे यू कोस थीटा, क्योंकि स्टार्टिंग से लास्ट तक एक ही वैल्यू थी। तो दिस मींस जो प्रोजेक्टाइल की का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यानी यू कोस थीटा, वही किसके बराबर होना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट, जो साइक्लिस्ट की कांस्टेंट वेलोसिटी है उसके बराबर। तो यू कोस थीटा, और यू क्या है भाई, इनिशियल वेलोसिटी जो मुझे वी नॉट के बराबर दे रखी है, तो मैं इस यू को रिप्लेस कर दूंगा वी नॉट से। तो वी नॉट कोस थीटा इज इक्वल टू वी नॉट बाई 2, ये मुझे मिल गया। अब वी नॉट से वी नॉट दोनों साइड उड़ा दूं तो मुझे मिलता है कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो अब ऐसा थीटा बताओ जहां पे कोस थीटा 1/2 हो। तो सर ऐसा थीटा है 60 डिग्री। तो ये बात साबित हुई कि हाँ जी सर, कैच भी कर पाएगा, क्योंकि एक फाइनाइट वैल्यू मिल गई थीटा की। तो और कितने एंगल पे आप इसको प्रोजेक्ट करोगे, जब इसको 60 डिग्री के एंगल पे आप वी नोट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करोगे, यानी 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल इसको फेंकना पड़ेगा वी नोट वेलोसिटी से, तो थीटा इज 60 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तब ये साइकिलिस्ट आपका इसको पकड़ लेगा जाके। ठीक है बेटा, कितने बच्चे कर लोगे अब इसको इस तरीके से, नहीं हुआ तो शाबाश, बढ़िया। अब देखो इसका सॉल्यूशन दिया है, अच्छे से यहाँ समझा दिया, थोड़ा संक्षिप्त में पीछे दिखाया लिखा हुआ है, नोट्स में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ो, एक क्वेश्चन और पढ़ो, अटेम्प्ट कर पाए तो अच्छा, नहीं तो इसका सॉल्यूशन कल देखेंगे। अभी इसको सॉल्व सब करेंगे, लेकिन सब लोग इसको सॉल्व कर लो।
ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल में। प्रोजेक्टाइल का थोड़ा टॉपिक जेई के हिसाब से और बढ़ेगा आगे जैसे जैसे हम जाएंगे। कोई नहीं, हम टाइम के साथ देखेंगे उनको भी। मेरे माइक में कुछ डिस्टरबेंसेस तो नहीं आते जब मैं बोलता हूँ तो आवाज चटर पटर चूं चाएं ऐसा कुछ नहीं आ रहा? नो No, सर। sir. नो सर। ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना, इलेक्ट्रिक की जैसे आवाज आती है चट 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 करके, कई बच्चों के में आती है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ दिक्कत हो तो तुरंत बताना। Two bodies are thrown at an angle 45 degree and 60 degree respectively with the horizontal. दो अलग अलग बॉडीज हैं, एक को 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया, एक को 60 के एंगल पे। इफ द बॉडीज अटेन द सेम हाइट, सेम वर्टिकल हाइट अटेन करते हैं, तो देन यू हैव टू फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर वेलोसिटीज। एच मैक्स दोनों के केस में सेम है, ठीक है। एक वेलोसिटी v1 से गया, एक वेलोसिटी v2 से गया, मान लो। एक थीटा 1 से जिसकी वैल्यू 45 है, एक थीटा 2 से जिसकी वैल्यू 60 है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी 1 और वेलोसिटी 2 का रेशो गिवन दैट की हाइट दोनों में बराबर है, h1 इक्वल्स टू h2। तो h मैक्स का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं जिन बच्चों को याद ना है। h मैक्स इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। चैट बॉक्स में आंसर डालो भाई, सब लोग जिनका आ गया। ए बी सी या डी? ठीक है, एक काम करो, मिक्स्ड आंसर आया सब लोगों के, किसी का डी आया, एक बच्चे का ए आया, किसी का। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप सब लोग, एक बार अटेम्प्ट करके आना। रुको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। कल अटेम्प्ट करके आना, स्क्रीनशॉट ले लो। सी आंसर सही है, जिनका सी के अलावा कोई भी आंसर आया है वो सब लोग स्क्रीनशॉट लो, कल सॉल्व करके आना। √3/2, अंडर √3/2, ऑप्शन सी सही है इसका। बाकी सी के अलावा जिनका भी आंसर आया है, डी आया है, आई डोंट नो इतने सारे बच्चों का डी कैसे आ सकता है। तो कल इसको सॉल्व करके आएंगे, फिर इसका सॉल्यूशन देखें।